सास की रात वाली जिंदगी का राज। कमला देवी पूरे एरिया में एक संस्कारी और धार्मिक महिला के नाम से जानी जाती हैं। रोज सुबह 4 बजे उठना, तुलसी की पूजा करना, मंदिर में घंटों भजन करना उनकी दिनचर्या होती है। तीनों बेटे और बहुएं भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। हे तुलसी माता, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कमला देवी सिर पर पल्लू रखकर पूरे घर में आरती करती हैं। घंटी की आवाज से पूरा घर उठ जाता है। पूजा खत्म करके वो ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ने लगती हैं। मम्मी जी, नाश्ता तैयार है, आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उस समय राघव की शादी नहीं हुई होती। डाइनिंग टेबल पर मोहन जी, मुकुल, मयंक, प्रियंका और नेहा बैठे होते हैं। सभी मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। मम्मी जी, आज आपकी पसंद का हलवा बनाया है और बाकी सब्जियां भी आपकी पसंद की बनाई है। मेरी बहुएं मेरी हर छोटी बड़ी पसंद का कितना ध्यान रखती हैं। बहुएं ही ध्यान रखेंगी और कौन रखेगा? ये बात बहुओं तक नहीं पहुंचती, लेकिन कमला देवी के कानों तक जरूर पहुंच जाती है। उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। वो चुपचाप खाना खाने लगती हैं। अगले दिन राघव ऑफिस के कैफेटेरिया में अपनी कलीग शिल्पा के साथ बैठा होता है। तुम अपने घर वालों से मेरे बारे में बात कब करोगे? क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा डर लगता है। मेरे दोनों भाइयों की अरेंज मैरिज हुई है। मैं घर में पहला हूँ जो लव मैरिज करना चाहता हूँ। अगर शादी नहीं करनी तो साफ साफ बोल दो। मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। ऐसा मत बोलो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। आज शाम को घर पर बात करूंगा। शाम को राघव घर पहुंचता है। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। वो हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात कहता है। पापा, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस बहू ऐसी हो जो इस घर को जोड़ कर रखे, तोड़े नहीं। मम्मी, वो बहुत अच्छी है, मॉडर्न जरूर है लेकिन संस्कारी भी है। वाह, अब हमारी देवरानी भी आने वाली है। अब तो घर में और भी रौनक होगी। पहले लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिलते हैं। रिश्ता तय हो जाता है और पूरे रीति रिवाज से राघव और शिल्पा की शादी हो जाती है। शिल्पा इस घर की तीसरी बहू बनकर आ जाती है। अगले दिन सुबह सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। कमला देवी हाथ में तुलसी की माला लेकर बहुओं को संस्कारों की बातें समझा रही होती हैं। सुबह बिना पूजा किए रसोई में नहीं जाना चाहिए। घर की लक्ष्मी यानी बहू को बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। जी मम्मी जी, हम रोज सबसे पहले पूजा करते हैं और उसके बाद ही रसोई में जाते हैं। जी मामी जी, मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। कमला देवी संतुष्ट होकर मुस्कुरा देती हैं। अगली सुबह मोहल्ले की कुछ औरतें कमला देवी के घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही होती हैं। तीनों बहुएं मिलकर आंगन साफ कर रही होती हैं। कमला जी, आपके घर में तो हमेशा खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। लगता है आपकी बहुएं कभी लड़ाई भी नहीं करती। और एक हमारे पड़ोस की बहुएं हैं, सुबह शाम बस एक दूसरे पर चढ़ी रहती हैं। कभी बर्तन को लेकर झगड़ा, कभी रसोई को लेकर। मेरी बहुएं लड़ाई क्यों करेंगी बहन? घर में लड़ाई तब होती है जब घर में सुख शांति नहीं होती। मैंने अपने घर में सबको उनकी मर्जी से जीने का अधिकार दिया है। कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। सच कहो कमला जी, हर कोई आपकी मिसाल देता है। तभी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। अरे, मेरी पूजा का समय हो गया है, आप लोग बैठिए, मैं मंदिर होकर आती हूँ। कमला देवी सिर पर पल्लू ठीक करती है और हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर चली जाती है। उनके जाते ही तीनों औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। कमला जी का तो पूरे घर पर राज चलता है। बेटे बहुएं, यहाँ तक कि उनके पति भी उनकी बात कभी नहीं टालते। बहुत संस्कारी औरत है। अपनी बहुओं को भी हमेशा संस्कार और परिवार की सीख देती रहती है। घर के अंदर प्रियंका और नेहा हंसते हंसते मिलकर रसोई का काम कर रही होती हैं। प्रियंका दीदी, आज शिल्पा की मीटिंग है, उसकी टिफिन की चिंता मत करना, मैं बना दूंगी। और उसके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं। आप दोनों मेरा इतना ध्यान क्यों रखती हैं? क्योंकि तू हमारी छोटी बहन जैसी है। तीनों बहुएं हंस पड़ती हैं। घर में किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता। शिल्पा अपनी नौकरी भी जारी रखती है और उसकी दोनों जेठानियां हर कदम पर उसका साथ देती हैं। बाहर से देखने पर यह परिवार किसी आदर्श परिवार से कम नहीं लगता,
लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी दरार वहां थी जहां किसी की नजर नहीं जाती। रात के करीब 10:30 बजे का समय होता है। पूरा घर सो चुका होता है। कमला देवी और मोहन जी अपने कमरे में होते हैं। मोहन जी बिस्तर पर बैठे मोबाइल में किसी से मुस्कुराकर बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। क्यों जी, कौन सी नई गर्लफ्रेंड बना ली आपने? शादी के इतने साल बाद भी आपके अफेयर खत्म नहीं हुए। तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं किसी से भी बात करूं, और वैसे भी तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। हाँ, मुझे पता है, हम बच्चों की खातिर साथ रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वही करते रहो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस घर में जवान बेटे और बहुएं हैं। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई कि उनके पिता किसी दूसरी औरत से रिश्ता रखते हैं तो उनकी नजरों में तुम्हारी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। और उन्हें बताएगा कौन? अगर बात हद से आगे बढ़ी तो शायद मुझे ही सच बताना पड़े। ये सुनते ही मोहन जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तेजी से उठकर कमला देवी के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारी। अगले ही पल वो कमला देवी की कलाई कसकर पकड़ लेते हैं और जोर से मरोड़ देते हैं। छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। अगर बच्चों के सामने एक भी शब्द बोला तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। मोहन जी गुस्से में उनका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कमरा एकदम शांत हो जाता है। कमला देवी धीरे धीरे कांपते हुए पैरों से बिस्तर के पास आती हैं और घुटनों के बल बैठ जाती हैं और नीचे सिर छिपाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे ठाकुर जी, बाहर सब मुझे आदर्श पत्नी और आदर्श सास समझते हैं, लेकिन मेरे अपने ही रिश्ते की सच्चाई किसी को नहीं पता। कमला देवी के चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। अगली रात पूरे घर में सन्नाटा पसरा होता है। घर में रात के 11:30 बजे होते हैं। कमला देवी धीरे से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती हैं। वो अलमारी खोलती हैं, साड़ियों के ढेर के पीछे बने एक छोटे से छिपे हुए खाने से एक बैग निकालती हैं। बैग के अंदर बिल्कुल अलग तरह के कपड़े रखे होते हैं। बैग से एक आधुनिक शॉर्ट ड्रेस निकाल कर पहन लेती हैं। उनके चेहरे पर अभी तक कोई मेकअप नहीं होता। फिर वो उसी बैग में रखी मेकअप किट खोलती हैं, धीरे धीरे मेकअप करती हैं। उसके बाद लंबे हाई हील्स पहनती हैं और अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती हैं। कुछ ही मिनटों में उनका पूरा रूप बदल चुका होता है। सुबह वाली संस्कारी कमला देवी अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रही होती हैं। वो आईने में खुद को ध्यान से देखती हैं, हल्की सी मुस्कुराती हैं और कमरे की लाइट बंद कर देती हैं। अगले ही पल वो धीरे से दरवाजा खोलती हैं और बिना किसी आवाज के कमरे से बाहर निकल जाती हैं। ये कौन सी कमला देवी थी? क्या यही वो संस्कारी कमला देवी हैं जो सुबह तक पूरे गांव को धर्म और संस्कार का ज्ञान दे रही थी? क्या था सबसे बड़ा राज? अगली सुबह मंदिर में एक प्रसिद्ध पंडित जी के आने की खबर पूरे एरिया में फैल जाती है। मंदिर के बाहर कई औरतें इकट्ठी होकर कीर्तन की तैयारी कर रही होती हैं। अरे कमला जी को भी बुला लो, उनके बिना तो कीर्तन पूरा ही नहीं होगा। हाँ, उनके तो कितने सुंदर भजन आते हैं। जब वो गाती हैं तो पूरा माहौल भक्ति में हो जाता है। सभी औरतें मिलकर कमला देवी के घर पहुंचती हैं। कमला जी चलिए, आज मंदिर में बड़े पंडित जी आए हैं, बहुत बड़ा कीर्तन होने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। कमला देवी फिर से सिर पर पल्लू रखती है, पूजा की थाली उठाती है और पूरे संस्कारी रूप में मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर में वो मधुर आवाज में भजन गाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी महिलाएं ताली बजाते हुए उनके साथ झूमने लगती हैं। वाह कमला जी, आपके जैसा भजन कोई नहीं गा सकता। पूरे मंदिर में कमला देवी की तारीफ ही तारीफ होने लगती है। रात के करीब 1 बजे तीनों बेटे ऑफिस से लौटते हैं। वे अपनी गाड़ियां गैरेज में खड़ी करते हैं और घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी राघव की नजर गेट के पास से गुजरती एक परछाई पर पड़ती है। अरे, अभी कोई बाहर गया क्या? वो तुरंत मुख्य गेट खोलकर बाहर झांकता है। दूर सड़क पर एक महिला की परछाई दिखाई देती है। यार, वो बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही हैं। तू पागल हो गया है क्या? इस समय मम्मी की दूसरी नींद चल रही होगी। लगता है आज ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। नहीं भैया, मैं अपनी मम्मी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तीनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन राघव के मन में वो परछाई बार बार घूमती रहती है। अगले दिन शाम को तीनों बहुएं अपनी एक दोस्त की पार्टी से देर रात लौटती हैं। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में आती हैं, सेंटर टेबल के पास एक जोड़ी बेहद महंगी महिलाओं की सैंडल रखी दिखाई देती है। अरे नेहा, क्या तुम अपनी सैंडल यहीं भूल गई थी? नहीं दीदी, ये मेरी नहीं है।
मेरी भी नहीं है, लेकिन देखने में तो बहुत महंगी लग रही है। चलो सुबह देखते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। सैंडल अभी भी वहीं रखी होती है। मामी जी, मुझे लगता है हमें सीसीटीवी कैमरा देख लेना चाहिए। रात को शायद कोई घर में आया था, और ये सैंडल भी किसी अजनबी की लग रही है। अरे बेटा, शायद काम वाली की होंगी। ऐसा करो, मेरे कमरे में रख दो। काम वाली कब से इतनी महंगी सैंडल पहनकर आने लगी? पापा जी, हमें भी समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा हमारे घर में आता ही कौन है? अगर कोई आता तो हमें पता चल जाता। मामी जी, ये तो कम से कम 15-20 हजार रुपए की लग रही है। तुम लोग बेकार की चिंता मत करो, रख दो मेरे कमरे में। काम वाली आएगी तो उसे दे देंगे। प्रियंका सैंडल उठाकर कमला देवी के कमरे में रखाती है, लेकिन शिल्पा की नजर पूरे समय कमला देवी के चेहरे पर टिकी रहती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि कमला देवी किसी बात को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आखिर मम्मी जी इतनी महंगी सैंडल को अपने कमरे में क्यों रखवाना चाहती थी, और एक काम वाली ऐसे सैंडल कैसे पहन सकती है? अगले दिन घर में सुख शांति के लिए विशेष हवन रखा जाता है। पूरा घर फूलों से सजा होता है। सभी लोग नए कपड़े पहनकर ड्राइंग रूम में बने हवन कुंड के पास बैठे होते हैं। अरे भाई, हमारे घर में तो पंडित जी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, हमारी मम्मी खुद ही इतनी एक्सपर्ट हैं कि सारे संस्कृत मंत्र याद हैं। ये सुनकर शिल्पा हैरानी से दोनों जेठानियों की तरफ देखने लगती है। क्या सच में? और क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? मम्मी जी, आज तो अपनी विद्या का जलवा शिल्पा को भी दिखा ही दीजिए। सभी लोग हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद हवन शुरू हो जाता है। कमला देवी पूरे आत्मविश्वास के साथ संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। वो खुद आहुति डालती हैं। पूजा की हर विधि बड़े नियम से पूरी करती हैं। सभी लोग श्रद्धा से उन्हें देखते रहते हैं। वाह, मम्मी जी तो सच में पूरा पूजा पाठ खुद ही कर लेती हैं। शिल्पा की नजर बार बार कमला देवी पर जाती है। सुबह की कमला देवी पूजा, संस्कार और धर्म में डूबी हुई, और रात वाली कमला देवी आधुनिक कपड़ों में घर से चुपचाप निकलने वाली। दोनों व्यक्तित्व बिल्कुल अलग। मोहन जी और कमला देवी का रिश्ता बाहर से जितना सामान्य दिखाई देता है, अंदर से उतना ही बिखरा होता है। मोहन जी अक्सर कमला देवी से कटे कटे रहते। अगर कमला उनसे बात करने की कोशिश करती तो या तो वो कमरे से बाहर चले जाते या फिर गुस्से में जवाब देते। मोहन जी अपने कमरे में कुछ कागज देख रहे होते हैं। कमला देवी धीरे धीरे उनके पास आती है। सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मोहन जी बिना उनकी तरफ देखे उठने लगते हैं। कमला उनका रास्ता रोककर फिर बात करने की कोशिश करती है। दूर हट जाओ। वो कमला देवी को जोर से धक्का दे देते हैं। कमला पीछे की तरफ लड़खड़ा जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। उसी समय ऊपर से नीचे उतर रही शिल्पा ये सब देख लेती है। वो एकदम रुक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। पापा जी मम्मी जी से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ शिल्पा? अभी मैंने देखा पापा जी ने मम्मी जी को धक्का दे दिया। अरे शायद छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी। हर पति पत्नी में कभी कभी हो जाती है। शिल्पा भी यही सोचकर बात को ज्यादा गंभीर नहीं लेती। कुछ दिन बाद रात को तीनों बहुएं अपने कमरे में बैठी बातें कर रही होती हैं। दीदी, आज रात हम तीनों बिल्कुल नहीं सोएंगे, पूरी रात मूवी देखेंगे। वाह, बहुत मजेदार रहेगा। तो फिर कोई हॉरर मूवी लगाते हैं। नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। बस हॉरर मूवी फाइनल। ड्राइंग रूम की लाइट बंद होती है। सिर्फ टीवी की रोशनी पूरे हॉल में फैल रही होती है। तीनों बहुएं एक दूसरे के पास बैठकर डरते डरते फिल्म देख रही होती हैं। तभी प्रियंका पानी पीने और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो वापस लौटती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके सामने वाले गलियारे से अभी अभी गुजरा है। वो डर जाती है। ये मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मम्मी जी अभी यहाँ से गई हो। मम्मी जी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा रहता है। कोई जवाब नहीं आती। डरी हुई प्रियंका तुरंत वापस दोनों बहुओं के पास जाती है। यार, मुझे अभी अभी मम्मी जी यहाँ से जाती हुई दिखी। तू पागल हो गई है क्या? मम्मी जी तो रात 8 बजे ही सो जाती है, और अभी तो रात के 2 बज रहे हैं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। दीदी चलो एक बार उनके कमरे में देखकर आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तीनों बहुएं धीरे धीरे कमला देवी के कमरे तक पहुंचती हैं। शिल्पा दरवाजे का हैंडल घुमाती है। दरवाजा नहीं खुलता, अंदर से लॉक होता है। मम्मी जी आराम से सो रही हैं। लेकिन मैंने सच में उन्हें देखा था। लगता है तूने हॉरर मूवी कुछ ज्यादा ही दिल से देख ली है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। तीनों वापस अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन शिल्पा के मन में भी एक छोटा सा सवाल जन्म ले चुका होता है।
अगली सुबह तीनों बहुएं रसोई में नाश्ता बना रही होती हैं। कल रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। अरे छोड़ भी दे, लेकिन सच कहूँ तो कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रात को मम्मी जी कहीं जा रही थी। क्या तुम्हें भी? हाँ, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब दो बार ऐसा हुआ है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी जी तो 8 बजे तक सो जाती हैं, फिर रात के 2 बजे घर में क्यों घूमेंगी? मुझे लग रहा है इस घर में कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में हम तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं पता। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। पिछले कई दिनों से तीनों बहुओं के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर कमला देवी रात को जाती कहाँ हैं? इस बार तीनों सच जानने का फैसला कर लेती हैं। एक रात जब सब सो चुके होते हैं, लेकिन तीनों बहुएं अलग अलग जगह छिपकर कमला देवी के कमरे पर नजर रख रही होती हैं। शिल्पा सीढ़ियों के पीछे खड़ी होती है, नेहा ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे छिपी होती है, प्रियंका मंदिर वाले कोने में खड़ी होकर सब देख रही होती है। घड़ी में रात के 1 बजे होते हैं। कमला देवी के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। कमला देवी बाहर निकलती हैं। उन्होंने अंदर एक आधुनिक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है, जिसके ऊपर एक बड़ी सी शॉल ओढ़ रखी होती है। पैरों में लंबी हाई हील्स होती हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वो चुपचाप मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ जाती हैं। तीनों बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, सचमुच मम्मी जी रात को कहीं जाती हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अब हमें सच का पता लगाना ही होगा। आखिर मम्मी जी हर रात कहाँ जाती हैं? मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। अब उनके मन में शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका होता है। अगले दिन देर रात शहर के एक बड़े क्लब में तेज रोशनी, ऊंचा संगीत और भीड़ का शोर गूंज रहा होता है। शिल्पा का भाई अनुराग अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा होता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे होते हैं। यार, आज डीजे क्यों नहीं शुरू हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे क्लब में नहीं, किसी सत्संग में आ गए हों। अरे तुझे नहीं पता, आज मैसेज बीट्स आने वाली हैं। ये कौन सी बला है? शहर की सबसे मशहूर परफॉर्मर जब स्टेज पर आती है ना तो पूरा क्लब झूम उठता है। अच्छा, फिर देखते हैं ऐसा क्या कमाल है उनमें। कुछ ही देर बाद स्टेज की लाइटें बंद हो जाती हैं, फिर रंग बिरंगी रोशनियां जल उठती हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मैसेज बीट्स। एक महिला आधुनिक पोशाक, हाई हील्स और आकर्षक मेकअप में स्टेज पर आती है। जैसे ही वो अपने चेहरे का मास्क हटाती है, पूरा हॉल तालियों और संगीत से गूंज उठता है। वो आत्मविश्वास के साथ अपना डांस शुरू करती है। अनुराग की नजर जैसे ही उस महिला के चेहरे पर पड़ती है, वो एकदम खड़ा हो जाता है। ये तो मेरी बहन की सास जैसी दिख रही हैं। वो तुरंत क्लब से बाहर निकलता है और शिल्पा को फोन मिलाता है। शिल्पा, जल्दी यहाँ, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी सास जैसी दिखने वाली महिला को क्लब में देखा है। भैया, आप क्या कह रहे हो? वो तेरी सास ही है, पक्का। तू बस आजा, अपनी आंखों से देख लेना। शिल्पा, नेहा और प्रियंका तुरंत क्लब पहुंचती हैं। वे भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए स्टेज के पास पहुंचती हैं। जैसे उनकी नजर स्टेज पर जाती है, तीनों के कदम वहीं रुक जाते हैं। मम्मी जी यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? डांस खत्म होने के बाद तीनों उस महिला के पास जाती हैं। मम्मी जी, आप यहाँ? माफ कीजिए, आप लोग कौन हैं? मम्मी जी, हम हैं आपकी बहुएं। आप शायद किसी और को समझ रही हैं। लोग मुझे मैसेज बीट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन आप तो। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनके मन में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल सामान्य होता है। कमला देवी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठती हैं, तुलसी में जल चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं, फिर पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। वो तीनों बहुओं से वैसे ही प्यार से बातें कर रही होती हैं जैसे हर दिन करती थी। ऐसा लगता है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद रसोई में तीनों बहुएं चाय लेकर कुर्सी पर बैठी होती हैं। कल रात तो मम्मी ने हमें पहचाना तक नहीं, और आज मम्मी जी बिल्कुल सामान्य है। या तो हमने किसी हमशक्ल को देखा है, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब तक सच सामने नहीं आता, किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। फिर से रात हो जाती है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा होता है। तीनों बहुएं पहले से ही तय कर चुकी होती हैं कि इस बार वे कमला देवी का पूरा सच जानकर ही रहेंगी। घड़ी में 1 बजते हैं। धीरे से कमला देवी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। उन्होंने फिर वही आधुनिक कपड़े पहने होते हैं। तीनों बहुएं दूर दूर रहकर उनका पीछा करने लगती हैं। कुछ देर बाद कमला देवी फिर उसी क्लब में पहुंच जाती हैं। तेज म्यूजिक बज रहा होता है। स्टेज की लाइट्स जल रही होती हैं। कमला देवी स्टेज पर जाकर डांस परफॉर्म करने लगती हैं। भीड़ तालियां बजा रही होती है।
प्रोग्राम खत्म होते ही तीनों बहुएं उनके पास पहुंच जाती हैं। मम्मी जी, आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? आप डांस क्यों करती हैं? तुम लोग कौन हो? मम्मी जी, हम आपकी बहुएं हैं। कल भी तुम लोग मेरा पीछा कर रही थी, आखिर चाहती क्या हो? अगर पैसों की जरूरत है तो सीधे बोलो। मम्मी जी, हमें पहचानिए। मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, हटो यहाँ से। तीनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। सुबह कमला देवी हमेशा की तरह तुलसी की पूजा करती हैं और तीनों बहुएं उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। मम्मी जी, कल रात आप कहाँ गई थी? मैं तो अपने कमरे में ही थी, लेकिन रात 1 बजे। तुम लोगों को क्या हो गया है? मेरा रोज का रूटीन नहीं पता? मैं 8 बजे सो जाती हूँ। मम्मी जी, बस करो, बेवजह की बातें मत बनाया करो। तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। तीनों बहुएं अपने कमरे में बैठी होती हैं। लगता है या तो मम्मी जी हमें पागल समझ रही हैं या फिर उन्हें सच में कुछ याद नहीं रहता। आज रात हम सबूत भी इकट्ठा करेंगे। अगली रात तीनों बहुएं फिर उनका पीछा करती हैं। इस बार शिल्पा अपने मोबाइल से दूर खड़े होकर कमला देवी की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कमला क्लब में डांस कर रही होती हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं कमला देवी को वीडियो दिखाती हैं। मम्मी जी, अब देखिए, हमें सच जानना है। कमला देवी ध्यान से वीडियो देखती हैं। कुछ पल बाद, ये महिला कौन है? मैं इसे नहीं जानती। मम्मी जी, ये तो आप ही हैं। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तीनों बहुएं स्तब्ध रह जाती हैं। अब मुझे लगने लगा है कि शायद मम्मी जी जानबूझकर नहीं छिपा रही। शायद इन्हें सच में कुछ याद नहीं रहता। शाम को तीनों बहुएं अपने अपने पतियों से बात करती हैं। हमें मम्मी जी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या? आखिर हुआ क्या है? शिल्पा मोबाइल में वीडियो दिखा देती है। तीनों बेटे वीडियो देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो सच में मम्मी है, लेकिन हमें तो कभी पता ही नहीं चला। आपको हमारा साथ देना होगा। तीनों बेटे सहमत हो जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार एक अनुभवी मनोचिकित्सक, एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है। बहू कमला के बारे में सब बताती है। डॉक्टर साहब, सुबह मम्मी जी बिल्कुल सामान्य रहती हैं, लेकिन रात को उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है और बाद में उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये बच्चे बेकार में मुझे यहाँ ले आए हैं। पहले हम विस्तार से जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कुछ समय बाद डॉक्टर परिवार को अपने कमरे में बुलाते हैं। जांच से ये संकेत मिल रहे हैं कि कमला जी में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID जैसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये पक्का केवल साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? कुछ लोगों में बहुत पुराने मानसिक ट्रॉमा के बाद पहचान, याददाश्त और व्यवहार में गहरे बदलाव दिखाई दे सकते हैं। उन्हें अपने कुछ व्यवहार या समय की याद भी नहीं रहती। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, इसलिए पूरी जांच बहुत जरूरी है। लेकिन हमें उनके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। पहले उनकी अनुमति और आराम का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे उनके पुराने हादसों के बारे में बात करेंगे। कई बार सुरक्षित चिकित्सीय तकनीकों, हिप्नोटाइज से पुराने दर्दनाक अनुभव सामने आ पाते हैं। डॉक्टर कमला देवी के सामने एक लॉकेट हिलाने लगते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कमला देवी धीरे धीरे आंखें बंद करती हैं। उनकी सांसें गहरी होने लगती हैं और सालों से दबे हुए अतीत की झलक उनके चेहरे पर उभरने लगती है। उनके होंठ कांपने लगते हैं। ये लगभग 10 साल नहीं बल्कि कई साल पहले की बात है। उस समय मैं गांव की एक गरीब लड़की थी। हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए मैं रात में शहर के एक क्लब में डांस परफॉर्मेंस किया करती थी। वही मेरी कमाई का एकमात्र जरिया था। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता क्लब, तेज संगीत बज रहा होता है। स्टेज पर कमला आत्मविश्वास के साथ अपना डांस कर रही होती हैं। सब तालियां बजा रहे होते हैं। भीड़ में बैठा मोहन पहली बार कमला को देखता है। उसकी नजरें कमला पर ही टिक जाती हैं। कुछ देर बाद डांस खत्म हो जाता है। कमला स्टेज से नीचे उतरती है। तभी मोहन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कहीं बैठकर बात करें। ठीक है। दोनों एक होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर देर तक बातें करते हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और कमला को लगता है कि मोहन उसे सच्चा प्यार करता है। कुछ समय बाद कमला की तबीयत अचानक खराब रहने लगती है। उन्हें बार बार उल्टी आने लगती हैं। घबराई हुई कमला गांव की बुजुर्ग महिला शकुंतला काकी के पास जाती है। काकी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? शकुंतला काकी उनकी बात सुनती है और उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। जांच के बाद कमला को पता चलता है कि वो गर्भवती है। घर लौटकर काकी, मैं गर्भवती हूँ। मैं मोहन से प्यार करती हूँ, लेकिन अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है।
बेटी, अब ये बात छिपाना आसान नहीं होगा। तुम्हें और मोहन को बैठकर जिम्मेदारी से फैसला लेना पड़ेगा। शादी से पहले ये सब अपशगुन है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ दिनों बाद मोहन गांव आता है। गांव के बड़े बुजुर्ग दोनों परिवारों को बुलाकर पंचायत बैठाते हैं। अब तुम दोनों को अपने भविष्य की जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिम्मेदारी से भागना समाधान नहीं है, अब तुम्हें अपने फैसलों का सामना करना होगा। परिवारों और पंचायत की सहमति से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों के बाद उनके घर पहला बेटा जन्म लेता है। समय बीतता है, फिर कमला 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब घर में 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मोहन जिम्मेदारियों से घबराने लगता है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। एक दिन वो काम के बहाने घर छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका संपर्क कमला से लगभग खत्म हो जाता है। उधर समय के साथ कमला के सास ससुर का भी निधन हो जाता है। अब कमला अकेली रह जाती है और उसके साथ उसके 3 छोटे बच्चे। कमला दिन रात मोहन को फोन करती रहती है, लेकिन हर बार फोन बिना जवाब के रह जाता है। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते। तब कमला फैसला लेती है, वो दोबारा क्लब में डांस करना शुरू कर देती है। दिन में वो अपने बच्चों की देखभाल करती, रात में क्लब जाकर मेहनत से परफॉर्म करती। धीरे धीरे उसकी कला की पहचान बनने लगती है। हर बड़े क्लब से उसे बुलावा आने लगता है। लोग उसे उसके स्टेज नाम से पहचानने लगते हैं। उसकी कमाई बढ़ने लगती है। उसी कमाई से वो बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला कराती है, उन्हें अच्छी परवरिश देती है। बच्चे अब लगभग 8 साल के हो चुके होते हैं। उधर मोहन विदेश में रह रहा होता है। एक दिन मोहन का बड़ा भाई गांव आता है। वो देखता है कि कमला अकेले ही तीनों बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही है। वो तुरंत मोहन को फोन करता है। तेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, नहीं तो समाज तेरे मुंह पर थू थू करेगा। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। कुछ समय बाद मोहन भारत लौट आते हैं। वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगते हैं, घर का राशन लाते हैं। बच्चों के सामने वो एक जिम्मेदार पिता की छवि बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके और कमला के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होती। उनका रिश्ता केवल बच्चों तक सीमित रह जाता है। समय बीतता है, बच्चे बड़े होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। कमला धीरे धीरे क्लब जाना बंद कर देती है ताकि उसके बच्चों को उसके संघर्ष भरे अतीत का पता न चले। एक रात उसी क्लब में कुछ लोग मैनेजर से पूछते हैं, अरे मैसेज बीट्स कहाँ हैं? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, शायद उन्होंने ये काम छोड़ दिया है। काफी समय से क्लब नहीं आई। डॉक्टर के सामने कमला देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उनकी आवाज कांप रही होती है। जब मोहन वापस मेरी जिंदगी में आए तब मुझे लगा था कि अब मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिलेगा, लेकिन मैं बहुत गलत थी। दिन में मोहन जी बच्चों के सामने एक जिम्मेदार पिता बनने का दिखावा करते, बच्चों के साथ हंसते बोलते, उनका हाल पूछते और ऐसा जताते जैसे परिवार से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसी ही रात होती और तीनों बच्चे अपने कमरे में सो जाते, मोहन जी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। अगर कमला किसी बात पर अपनी राय रखती तो वो उस पर जोर जोर से चिल्लाते, उसे बार बार अपमानित करते। तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। अगर कमला चुप रहती तो भी वो उसे मानसिक रूप से परेशान करते, उसे नीचा दिखाते और उसे ये महसूस कराते कि वो किसी लायक नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई, मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। कई बार गुस्से में वो कमला को धक्का दे देते, उसका हाथ झटक देते और उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते। कमला पूरी रात रोती रहती। इससे अच्छी तो मेरी जिंदगी तब थी जब मैं अकेले अपने बच्चों को पाल रही थी। कम से कम तब मुझे हर रोज अपमान तो नहीं सहना पड़ता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगती। वो किसी से अपनी तकलीफ नहीं कहती। दिन में बच्चों के सामने मुस्कुराती और रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती। एक रात कमला आईने के सामने खड़ी होती है, आंखें लाल हो चुकी होती हैं। अब बहुत हो गया। जब मेरी इज्जत ही नहीं है तो मैं इन पर निर्भर क्यों रहूं? मैं फिर से क्लब जाऊंगी, कम से कम वहां मुझे अपने हुनर की पहचान तो मिलेगी। उसी रात वो वर्षों बाद फिर से क्लब पहुंचती है। जैसे ही स्टेज पर कदम रखती है, तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल जाती है। धीरे धीरे दिन और रात की उसकी यादों के बीच दूरी बनने लगती है। दिन में वो बच्चों के लिए एक संस्कारी, धार्मिक और सामान्य मां बनकर रहती, लेकिन रात को उसका व्यवहार बदल जाता। उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो कब घर से निकल जाती हैं। सुबह उठने पर उसे रात की कोई बात याद नहीं रहती। इतना कहते ही कमला देवी जोर जोर से रोने लगती है।
डॉक्टर धीरे से उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। कमरे में खड़े सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तीनों बेटे स्तब्ध खड़े होते हैं। मोहन जी पहली बार सिर झुकाकर रो पड़ते हैं। पापा, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर आप ये रिश्ता निभाना नहीं चाहते थे तो अलग होने का फैसला कर सकते थे, लेकिन किसी को रोज रोज इस तरह तोड़ना सही नहीं था। आज मम्मी अपनी ही कुछ यादों को पहचान नहीं पा रही है और इसकी वजह घर का वही दर्द है जिसे उन्होंने सालों तक अकेले सहा। कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे व्यवहार का तुम पर इतना गहरा असर पड़ेगा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर धीरे से कमला को सामान्य अवस्था में ले आते हैं। कमला धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। ये क्या हुआ? मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मम्मी, आज से आपको अकेले कोई दर्द नहीं सहना पड़ेगा। अब आपको कहीं बाहर जाकर खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर आपका साथ देंगे और आपका इलाज भी पूरा करवाएंगे। मम्मी, अब आपकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। आपको अब किसी बात का डर नहीं रहेगा। अब ये घर सिर्फ आपका सहारा बनेगा। बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब मेरी बीमारी बढ़ती चली गई। तीनों बेटे और तीनों बहुएं कमला देवी को गले लगा लेते हैं। कमरे का माहौल भावुक हो जाता है। इनकी स्थिति का इलाज संभव है, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और तनाव मुक्त माहौल मिले। पूरा परिवार एक साथ कमला देवी का हाथ थाम लेता है। कमला देवी कई वर्षों बाद पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं करती। अगर आपको अपने किसी खास इंसान के बारे में ऐसा दर्दनाक राज पता चले तो क्या आप उसका साथ देंगे और उसे संभालने की कोशिश करेंगे, या बिना पूरी सच्चाई सुने उसे ही दोषी ठहराएंगे?